हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अधिगम वक्र, अधिगम का पठार एवं अधिगम का स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि यह कब और क्यों बनता है, इसके क्या कारण हैं और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इससे पहले भी हम कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। यह सभी वीडियो एक निश्चित क्रमवार तरीके से चलाए जा रहे हैं और जिसमें संपूर्ण टॉपिक को कवर कराया जाएगा, जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह विशेषकर सीटेट और किसी भी स्टेट टेट के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होगा। इससे बाहर दोस्तों आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यह PDF भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक है, यह है अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि अधिगम वक्र होता क्या है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सीखने की उन्नति और अवनति को दिखाने वाली रेखा को अधिगम वक्र कहते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, ग्राफ पेपर पे जो बनाया जाता है इस तरह से, तो एक रेखा ऐसे भी बन सकता है, यह रेखा थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है, यह रेखा थोड़ा सा अप भी हो सकता है, यह रेखा डाउन अप, यह किसी भी कंडीशन में बन सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसमें है सीखने की प्रगति और अवनति को दिखाने वाली रेखा को शिक्षण या अधिगम वक्र कहा जाता है। यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र, लर्निंग कर्व कहते हैं। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है हमारा सरल रेखीय वक्र। सरल रेखीय वक्र क्या होता है? जब सीखने की गति एक समान होती है उसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं। जैसे कि सीखने की गति है बिल्कुल ही सीधी रेखा में, बिल्कुल एक समान, ना ही अवनति हो रहा है और ना ही उन्नति हो रहा है। यदि उन्नति होता तो यह ऊपर की तरफ जाता और अवनति होता तो यह नीचे की तरफ जाता। तो इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसे सरल रेखीय वक्र कहेंगे और यह बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है। दूसरा है हमारा नतोदर वक्र। नतोदर वक्र, इसमें आरंभ में सीखने की गति मंद होती है। नतोदर में क्या होता है कि सीखने की गति आरंभ में मंद होती है, यानी नीचे की तरफ चलता है, और बाद में गति फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ यानी तीव्र होती चली जाती है। इसी को नतोदर वक्र कहते हैं। मतलब पहले डाउन होगा और उसके बाद से रेखा धीरे धीरे अप होगा, तो इसे नतोदर वक्र कहते हैं। तीसरा है हमारा उन्नतोदर वक्र, या इसे द्वार निष्पादन वक्र भी कहते हैं। उन्नतोदर वक्र में क्या है कि पहले सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में धीमी होती जाती है। नतोदर में क्या था कि सीखने की गति पहले धीमी थी और बाद में तीव्र हो रही थी, लेकिन उन्नतोदर में क्या है कि पहले सीखने की गति तीव्र है, बाद में धीमी होती जा रही है। और सरल रेखा में क्या था कि बिल्कुल एक सिंपल लाइन, ना ही वह डाउन हो रहा है और ना ही अप हो रहा है। तो यह हमारा 3 वक्र हो गया। चौथा है हमारा मिश्रित वक्र, जिसे एस आकारीय वक्र के नाम से भी जाना जाता है। एस आकारीय वक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो वक्र बनता है वह एस आकार का बनता है। इस वक्र में नतोदर और उन्नतोदर का मिश्रित रूप पाया जाता है, यानी इसमें नतोदर और उन्नतोदर के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिश्रित वक्र के नाम से जाना जाता है। इसमें अधिगम का पठार भी बनता है। जहां पे यह लाइन सीधी हो जाती है उसे अधिगम का पठार कहा जाता है। सीखने के वक्र की परिभाषा
गेट्स व अन्य के अनुसार दिया गया है। इनके अनुसार सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। सीखने की वक्र की क्या विशेषताएं होती है उसे हम लोग देखते हैं। सीखने में उन्नति सीखने के वक्र को हम मोटे तौर पर 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सीखने के वक्र को मोटे तौर पे हम 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं, जिसमें है प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। तो इसमें प्रारंभिक अवस्था देखते हैं। इस अवस्था में सीखने की गति तीव्रता से होती है, परंतु यह सार्वभौमिक विशेषता नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि जो सीखने की गति होती है वह काफी तीव्र होती है। दूसरा है हमारा मध्य अवस्था। जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है वैसे वैसे सीखने की उन्नति करता जाता है, परंतु उन्नति का रूप अस्थायी नहीं होता है। कभी कभी उन्नति तीव्र होती है तो कभी कम हो जाती है। मध्य अवस्था में क्या होता है कि सीखने की गति कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती है। तीसरा है हमारा अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था में जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती जाती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी पड़ जाती है और एक अवस्था ऐसी आती है जब व्यक्ति सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है। सीखने की गति अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे रुचि। यदि आपकी रुचि है किसी भी चीज़ को सीखने में तो उसे आप जल्दी सीख जाएंगे। यदि रुचि नहीं लेते हैं उस काम में तो आप उसे नहीं सीख पाएंगे। दूसरा है प्रेरणा। यदि आप किसी कार्य के प्रति प्रेरित हैं या फिर कोई आपको प्रेरणा दे रहा है कि इस काम को करने से ये प्रॉफिट होगा तो उसे आप जरूर करेंगे। प्रेरणा के अभाव में उस काम को नहीं किया जाता, यानी उसे नहीं सीख सकते। तीसरा है जिज्ञासा। जिज्ञासा किसी कार्य को सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। यदि आप उस कार्य के प्रति जिज्ञासा आप में नहीं है तो आप उस कार्य को कभी नहीं सीख सकते। लेकिन यदि आपको जिज्ञासा है, आपको जानने की इच्छा है, तो उसे आप जरूर सीख जाएंगे। उत्साह, कार्य के प्रति यदि उत्साह है तो आप उस कार्य को बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। सरलता या कठिनता, यदि कार्य सरल है यानी सीखने की जो बातें हैं वह सरल है तो आप उसे आसानी से सीख जाएंगे। यदि वह कठिन है तो उसमें कुछ समय लगेगा। तो यह हमारी 3 अवस्थाएं थी, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है कि सीखने की गति बहुत ही तीव्र होती है, यानी सीखने की गति बहुत ही तीव्र होती है। दूसरी अवस्था में क्या है कि कभी तीव्र होती है कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है कभी मंद होती है। और तीसरी अवस्था क्या है, तीसरी अवस्था कुछ धीमे पड़ जाती है और यह अनेक बातों पर निर्भर करती है, जैसे रुचि, प्रेरणा, जिज्ञासा, उत्साह, सरलता या कठिनता। तो यह हमारे 3 अवस्थाएं थी। आगे देखते हैं अधिगम का पठार। अधिगम का पठार किसे कहते हैं कि जब सीखने की गति में न तो उन्नति होती है और न ही अवनति होती है। जब सीखने की गति में जब उन्नति नहीं होगी और ना ही अवनति होगी तो यह एक सीधी रेखा में चलेगा। अवनति होगी तो यह डाउन होगा, लेकिन अवनति हो नहीं रहा, और उन्नति नहीं हो रहा, उन्नति होगा तो यह अप होगा। तो यानी यह सीधी रेखा में चलना शुरू कर देता है, जिसे अधिगम का पठार कहते हैं। इसमें देख सकते हैं जब सीखने की गति में न तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है तो उसे होती है, अर्थात गति एक जगह रुक जाती है, तो ऐसी स्थिति को सीखने का पठार कहते हैं। सीखने का पठार निम्न कारणों से आता है। अब यह हम देखेंगे कि सीखने का पठार क्यों आता है। तो इसमें सबसे पहला है प्रेरणा का अभाव। यदि प्रेरणा का अभाव होगा तो सीखने का पठार बनेगा। दूसरा है संघर्ष। संघर्ष में यदि कमी होगी तो भी सीखने का पठार बनेगा। पारिवारिक रुचि, यदि पारिवारिक रुचि बेहतर है
तो फिर सीखने का पठार नहीं बनेगा। यदि कम है तो फिर सीखने का पठार बनेगा। यानी पारिवारिक रुचि भी सीखने के पठार का एक महत्वपूर्ण कारण है। निराशा, यदि आप किसी कार्य के प्रति निराश हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में अधिगम का पठार बनना शुरू हो जाता है। वातावरण, वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी चीज को सीखने के लिए। यानी आप जिस कार्य को सीख रहे हैं वहां वातावरण अगर उसके अनुकूल नहीं है तो वहां अधिगम का पठार बनना स्वाभाविक है। शारीरिक सीमा, शारीरिक सीमा भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि आपकी शारीरिक सीमा यानी आप थकान महसूस करने लगते हैं तो वहां अधिगम का पठार बनना स्वाभाविक है। और थकान, थकान के समय अधिगम का पठार बनना स्वाभाविक है। पठार को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसे देखते हैं। तो पहला है सीखने वाले को प्रेरणा देना, यानी हमेशा प्रेरित करते रहने पे क्या होगा कि वह सीखता रहेगा और जो वक्र है वह हमेशा ही उन्नति की ओर जाएगा, यानी पठार नहीं बनेगा। दूसरा है कार्य के बीच बीच में विश्राम देना। यदि कोई कार्य कर रहा है तो वह उन्नति की तरफ है, लेकिन यदि विश्राम करने लगे, विश्राम करेगा और विश्राम करके फिर उस कार्य को करेगा तो वह उन्नति की तरफ ही बढ़ता जाएगा। सीखने की रुचि, सीखने की उचित विधियों का प्रयोग, सीखने की जो विधि है यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि उचित विधि का प्रयोग होगा तो सीखने में कभी पठार नहीं बनेगा और वह उन्नति की ओर यानी अप साइड की रेखा बनती जाएगी। सीखने का वातावरण उचित रखना, यदि वातावरण उचित है तो अधिगम का पठार नहीं बनेगा और यह रेखा हमेशा उन्नति की ओर ही बढ़ेगी। नवीन प्रणालियों का प्रयोग करना, नई नई प्रणालियों का प्रयोग करने पे व्यक्ति उस कार्य के प्रति रुचि लेता है और जिस कार्य के प्रति व्यक्ति की रुचि होती है वहां अधिगम में उन्नति होती है। बालकों का उत्साह वर्धन करना, यदि बालक को हमेशा उत्साहित रखा जाएगा तो वह सीखने के प्रति बहुत ही उत्साहित होगा और वह अधिगम का पठार नहीं बनेगा और वहां पे क्या होगा कि उन्नति की तरफ ही बढ़ता जाएगा वह। अधिगम स्थानांतरण, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि किसी एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान दूसरे जगह उपयोग होता है तो उसे ही अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। मतलब कि यदि आप साइकिल चलाना जानते हैं और यदि आपको बाइक चलाना है तो आप साइकिल का सीखा हुआ ज्ञान बाइक पर प्रयोग करते हैं और उसे कंट्रोल आसानी से कर लेते हैं, तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। यहाँ देखेंगे किसी एक क्षेत्र का सीखा हुआ ज्ञान, कौशल, अनुभव और परीक्षण किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। ये अधिगम स्थानांतरण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पहले 1 2 सिखाया जाता है, फिर उसके बाद से क्या होता है कि उसे जोड़ना सिखाया जाता है। बिल्कुल सिंपल एक एक अक्षरों को जोड़ना सिखाया जाता है। जैसे वह अगले कक्षा में प्रवेश करता है तो वह 2 2 संख्याओं को जोड़ना शुरू कर देता है। उससे आगे वह बढ़ता है तो 3 3 संख्याओं को जोड़ना, घटाना, ये सब सिखाया जाता है। तो यानी कि पिछले कक्षा में उसने जो सीखा है, यानी एक अक्षर को जोड़ना, एक अंकों को जोड़ना, घटाना वह सीख चुका है, तो उसी अनुभव के आधार पर वह 2 अक्षरों को जोड़ना, घटाना आसानी से सीख जाएगा। तो इसे ही अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार देखते हैं। तो इसमें अधिगम स्थानांतरण के पहला प्रकार है सकारात्मक, धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण। क्या होता है कि जब सीखा हुआ ज्ञान आगे किसी कार्य में प्रयोग होता है और उससे फायदा होता है तो उसे सकारात्मक या धनात्मक या अनुकूल स्थानांतरण कहते हैं। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित विषय का ज्ञान भौतिक विज्ञान में सहायक होता है
क्योंकि भौतिक विज्ञान में भी कैलकुलेशन होता है और गणित में भी कैलकुलेशन होता है। तो गणित में जो हमने कैलकुलेशन सीखा है वह भौतिक विज्ञान में हमारे लिए उपयोगी होगा। हिंदी विषय का ज्ञान संस्कृत में सहायक होता है, क्योंकि हिंदी में भी लगभग 50% वही चीज होता है जो संस्कृत में होता है। तो यानी अगर हिंदी आपको आती है तो संस्कृत आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, यदि आप किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिंदी का 50% पार्ट आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा। तो यह क्या है कि सकारात्मक स्थानांतरण इसे कहेंगे। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर आसानी से सीख जाता है, क्योंकि साइकिल का ज्ञान वह स्कूटर पर प्रभावित करता है। सकारात्मक स्थानांतरण को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें है पहला क्षैतिज स्थानांतरण, और दूसरा है ऊर्ध्व स्थानांतरण, तीसरा है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तो सकारात्मक स्थानांतरण को 3 भागों में बांटा गया। पहला है क्षैतिज स्थानांतरण, दूसरा है ऊर्ध्व स्थानांतरण और तीसरा है द्विपार्श्विक स्थानांतरण। दूसरा है स्थानांतरण का दूसरा प्रकार है नकारात्मक स्थानांतरण। अब वहाँ धनात्मक हमने पढ़ा था, सकारात्मक पढ़ा था, जो कि पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान आगे हमारे लिए उपयोगी हो रहा था। लेकिन नकारात्मक में क्या है कि पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान आगे हमारे लिए वो प्रॉफिट का कार्य यानी धनात्मक स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें देखेंगे जब एक स्थिति में अर्जित किया हुआ ज्ञान किसी दूसरे स्थिति में बाधक बनता है तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूल स्थानांतरण कहते हैं। जैसे क्या है, कला विषय के विद्यार्थी को विज्ञान विषय पढ़ने में बाधा आएगी, क्योंकि कला विषय में और विज्ञान विषय में बहुत ही डिफरेंस है। विज्ञान अलग चीज़ है और कला अलग है। तो यानी कला सीखा हुआ, यदि आपने कला विषय पढ़ा है और उसमें जो भी ज्ञान अर्जित किया है और विज्ञान विषय पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आपको विज्ञान विषय के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा है भारत के ड्राइवर को अमेरिका में गाड़ी चलाने में कठिनाई आएगी, क्योंकि भारत में लेफ्ट साइड अपना साइड होता है और अमेरिका में क्या है, राइट साइड अपना साइड होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान है वह आपके लिए बाधक होगा, क्योंकि नया ज्ञान तो आसानी से सीख जाया जाता है। लेकिन यदि पूर्व किसी कार्य को आपने सीखा है और ठीक आगे का कार्य जो है उसके ठीक विपरीत हो रहा है तो उसमें आपको काफ़ी बाधा महसूस होगा। तीसरा है हमारा शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण का मतलब होता है कि जो पूर्व आपने ज्ञान अर्जित किया है उसका आगे आपका कोई भी उपयोग नहीं है, ना ही उससे प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। अभी हमने पहला पढ़ा धनात्मक, उसमें क्या था, जो पूर्व हमने ज्ञान सीखा है वह आगे उपयोगी हो रहा था, यानी हमें प्रॉफिट मिल रहा था। दूसरा हमने पढ़ा नकारात्मक, जो पूर्व हमने ज्ञान अर्जित किया है वह आगे के ज्ञान में हमारे लिए नकारात्मक यानी नुकसान हो रहा था। और तीसरा है शून्य स्थानांतरण, यानी पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान आगे हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। तो शून्य स्थानांतरण किसे कहते हैं? जब पूर्व का अर्जित किया गया ज्ञान नए अधिगम में ना तो सहायक हो और ना ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे। सहायक होगा तो धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा और बाधा उत्पन्न करेगा तो ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसमें से ना ही यह सहायक होगा और ना ही बाधा उत्पन्न करेगा, तो इस प्रकार के अधिगम को शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे गणित सीखने के बाद हिंदी भाषा का सीखना, जैसे आप गणित सीख चुके हैं और हिंदी आपको सीखना है तो यह गणित आपके लिए ना ही नुकसानदायक होगा और ना ही फायदेमंद होगा, यानी ना ही सहायक होगा और ना ही बाधा उत्पन्न करेगा। यदि आप बॉलिंग करना जानते हैं और बैटिंग करने में किसी प्रकार में सहायक नहीं होगा, बॉलिंग अगर आप जानते हैं और बैटिंग आप करने जाते हैं तो वह बॉलिंग का जो ज्ञान है वह बैटिंग के लिए किसी भी प्रकार से सहायक नहीं होगा और ना ही वह बाधक होगा। तो इसे शून्य स्थानांतरण कहा जाता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।